छोटा देश और बड़ा देश, हाथी देश और चूहा देश, इंग्लैंड की और जर्मनी की जो आबादी होगी उतने तो हमारे बिहार में साधु संत और भिखारी रहते हैं जो कुछ काम नहीं करते और समाज उनकी रक्षा करता है। सिर्फ बिहार में पलायन ऐसा नहीं है, ग्लोबली भी हम लोग लेबर फोर्स सप्लायर हैं। और सिर्फ विदेश से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 30,000 लोग तो वापस लाए गए, सिर्फ विदेश से, जो लग नहीं रहा था। कितने विकसित देश हैं जो वहाँ के लोग अपने बिल्डिंग में मर गए। आप सब लोगों को नौकरी के माध्यम से रोटी उपलब्ध नहीं करा सकते, ये समझने की जरूरत है, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आप उसी को सिर्फ बुनते रहिएगा तो मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, मैं इस चीज़ को शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। अमेरिका में भी मजदूरी इसलिए महंगा है क्योंकि वहाँ पर सोशल वेलफेयर में बहुत खर्चा होता है। अपने यहाँ भी सोशल वेलफेयर में जब से ज़्यादा खर्चा होने लगा, दवाई मुफ्त, अनाज मुफ्त, तो अब मजदूर जवाब देने लगे कि भाई साहब इतना मजदूरी लेंगे, करावे लावा तो करावा, ना तो हम भूखे नहीं कि मरे। केंद्र सरकार की भूमिका पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो कोविड के दौरान उठा। कोविड में मज़दूरों का पलायन बहुत ज़्यादा एक त्रासदी देखने को मिली थी, जिसमें बिहार लौटने वाले मज़दूर जो हैं हरियाणा से, दिल्ली से, बेंगलोर से, हर जगह से पैदल चलते हुए आ रहे थे और उसमें उनके साथ बहुत बड़े बड़े हादसे भी हुए। कई मज़दूरों की मौत हुई, पटरी पर मज़दूरों की मौत हुई। तो ऐसे में जो श्रम विभाग है, केंद्रीय श्रम विभाग, और साथ में जो केंद्र सरकार है, उसकी भूमिका पे कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठता है, जो इस चुनाव में सरकार कैसे टैकल करेगी। देखिए, इसमें मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, इसमें आपके दो प्रश्न हैं। जो ये कोरोना आया, ये ग्लोबल क्राइसिस था, नंबर 1। नंबर 2, पलायन बिहार में है, निश्चित रूप से स्वीकार इसमें करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ बिहार में पलायन ऐसा नहीं है, ग्लोबली भी हम लोग लेबर फोर्स सप्लायर हैं। और सिर्फ विदेश से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 30,000 लोग तो वापस लाए गए, सिर्फ विदेश से, जो लग नहीं रहा था। कितने विकसित देश हैं जो वहाँ के लोग अपने बिल्डिंग में मर गए। यहाँ पर पलायन के आने जाने के क्रम में कुछ दुखद घटनाएं जरूर हुई थी, और उसके बाद ही फिर ये स्वनिधि और इसके ये मुद्रा लोन, ये सब चीज़ आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई। लेकिन कोई मान लीजिए कोई ग्लोबल एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट का मतलब ही होता है अनएक्सपेक्टेड ऑकरिंग। जिस चीज़ की आपकी अपेक्षा न हो वो घटना हो जाए तो वो एक्सीडेंट है। तो ये एक्सीडेंट और ग्लोबली क्राइसिस था, और उसमें भारत जिस प्रकार से निपटा इसको अद्भुत है। हम लोग को खुद भी आश्चर्य है। वैक्सीन निर्माण करना, इतने लोगों को वैक्सीनेट करना, लोगों को लाना, रीएम्प्लॉय करना, आपदा हुआ, सरकार ने उसको जिस समय जितनी समझ थी उस हिसाब से, इसके पूर्ववर्ती सरकारों का भी हम लोगों ने देखा है, उसमें भी कई छोटी मोटे दुर्घटना, ट्रेन एक्सीडेंट से लेकर भूकंप तक, सब चीज़ हम लोगों ने देखा है। लेकिन इस सरकार ने जितना बढ़िया से निपटा इसको, विश्व की शायद ही किसी सरकार ने ऐसा। लेकिन ताली बजाना, थाली बजाना, ये कितना तर्कसंगत था उस वक्त। ताली बजाना, थाली बजाना, जो मोरली डिप्रेस्ड थे लोग, मोरली डिप्रेस्ड, मोरली आप मोटिवेट कैसे करेंगे किसी को आप हंसा के, अरे भाई सब मर जाओगे, चिप जाओ, ऐसा ही थोड़ा मोटिवेशन होता है। दो थ्योरी है, एक मोटिवेशन का, एक डीमोटिवेशन का। तो जो हम लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं, एक आस्था का विषय है। ऐसा तो है नहीं कि घंटी बजाने से भगवान आ ही जाते होंगे, कोई सबूत है क्या? लेकिन लोग का ऐसा मानना है कि घंटी बजाने से भगवान उस समय जागृत होते हैं, पूरे गांव घर मोहल्ले के लोग एकत्रित होते हैं घंटी आवाज़ सुनकर, और एक सामूहिक गीत जिसको आरती कहते हैं वो होता है। तो उसी प्रकार से थाली बजाना जो था एक मोटिवेशनल प्रोग्राम था। उसको हर एक चीज़ में उसको मीन मेख निकालना कहते हैं, कि मीन्स वन यू हैव अ यूनिडायरेक्शनल एटीट्यूड इन योर ब्रेन, आप उसमें पॉजिटिविटी देख ही नहीं सकते। तो ये चीज़ भी कुछ लोगों ने कहा, लेकिन वो अच्छा मोटिवेशनल प्रोग्राम था। लेकिन उस मोटिवेशन में हम लोगों ने देखा कि एक ये भी बात खुल के सामने आए कि हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का, जो ख़ास तौर से गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम है, वो कोलैप्सिंग के एज पर है। बिहार में अगर हम लोग देखें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो या सदर अस्पताल हो, किसी की भी स्थिति अच्छी नहीं है।
यहाँ तक कि पीएमसीएच को भी विश्व स्तरीय बनाने की बात हो रही है, लेकिन पीएमसीएच की भी स्थिति हम सभी लोगों को पता है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या सुधार को लेकर कदम उठाए गए? क्योंकि कोई ऐसा खास बदलाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। देखिए, यू कांट सी वाइट अनलेस एंड अनटिल यू हैव सीन ब्लैक एवर। मुझे ऐसा लगता है कि आप 15-20 साल पहले बिहार में कभी नहीं आए। 15-20 साल यहीं पर पीछे में सदर अस्पताल है, मेरे यहाँ पर जहाँ बैठे हैं हार्डली 1 किलोमीटर है, वहाँ पर कुत्ता सोया हुआ रहता था। मतलब कुत्ता, में ये कोई कहावत में नहीं कह रहा हूँ, फैक्चुअली वहाँ पर कुत्ते सोए रहते थे। अगर आपको ऑपरेशन कराना हो तो अपना जनरेटर ले जाना पड़ता था। लालटेन और ढिबरी में यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। आज हॉस्पिटल का इतना अच्छा है, आज 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। पूरे भारतवर्ष में कितने एम्स थे पूरे 70 साल में, आज कितने हैं आंकड़े मुझे आप अगर पत्रकार हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है। 100 PHC CHC काम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि सैचुरेशन हो गया है। जितना बड़ा पॉपुलेशन है शायद इसमें और आवश्यकता होगी। हम लोग इसके पहले मैं बोल चुका हूँ, हमको लगता है कि दोहराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये अद्भुत उपलब्धि है। आयुष्मान योजना, 1 करोड़ से बेसी लाभार्थी, 1 करोड़ से बेसी कार्ड तो सिर्फ बिहार में है। पूरे देश में 55 करोड़ से बेसी आयुष्मान के कार्ड बट चुके हैं। वो भी मेरे पहले का आपको मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, अभी वो तत्काल का आंकड़ा नहीं है। 1-2 महीना पहले हम लोग का जो पत्र का आया था उसका आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। हायर एजुकेशन लेवल में अच्छा काम हुआ है। अभी मिडिल एजुकेशन और लोअर एजुकेशन में उतना काम नहीं हो सका है। और अभी देश ये जो है सो अभी विकासशील देश है, इसको हमको स्वीकार करने में कोई मतलब घबराहट नहीं है कि अभी विकासशील है, विकसित नहीं हुए, लेकिन हम लोग विकसित के मार्ग पर हैं। अच्छा, आप जो कहें कि हम लोग विकसित के मार्ग पर हैं, अगर हम लोग बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे 2019 के चुनाव का, तो उसमें 370 की बात थी, राम मंदिर की बात थी, उसमें रोजगार की बात थी, करोड़ों रोजगार के सृजन हर साल किए जाएंगे। ये टॉप 3 मुद्दे थे। और किसानों की आय दुगनी होगी। क्या ये इन 4 वादों में से 370 हटा, राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन जो मूल 2 बात थी कि रोज़गार का सृजन होगा और किसानों की आय दुगनी होगी, क्या वो हुई? क्योंकि किसानों की आय दुगनी होती हुई बिहार में तो नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग ग्राउंड पे कई रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें देख रहे हैं किसानों के ऊपर बहुत कर्ज है, उनके पास किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो समय पे नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या किसानों की आय दुगनी हुई और रोज़गार बढ़ा है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें आपके 3 प्रश्न हैं। एक रोजगार का विषय है। अब रोजगार और नौकरी दोनों में भेद है, या फिर दोनों एक दूसरे का यूनियन है। अब जो मुद्रा लोन है स्वनिधि है, इसको अगर आपको रोजगार से नहीं जोड़ना है तो मत जोड़िए। लेकिन अब 2 करोड़ कर रहे हैं, 3.5 करोड़ से तो बेसी मुद्रा लोन और स्वनिधि हुआ। अब 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब जो सरकारी जॉब, तो आप एक बार बताइए, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की बात मैं करता हूँ, किसी भी शासकीय व्यवस्था को क्या ताकत है कि लोग को सैलरी बेस्ड इकोनॉमी में झोंक दे। जो बड़े इंडस्ट्रीज, जो हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इकोनॉमी जिस पर था, जिसके महात्मा गांधी विरोधी थे, मैं गांधीवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टिल मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय थॉट स्कूल का छात्र हूँ, तो मैं गांधीवादी, लेकिन इकोनॉमिक्स में दोनों का इकोनॉमिक पॉलिसी देखिएगा तो दोनों लगभग सेम है। हाँ, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हेवी इंडस्ट्रीज के हिमायती थे। आज रसिया का क्या हाल है, कंबोडिया का क्या हाल है, अब देख लीजिए। और जैसे ही आप प्रो टेक्नो आप स्टेट होते जाएंगे तो आपको ह्यूमन मैन फोर्स कम लगने वाला है। तो वो जो विषय है, आप सरकारी तंत्र में आप सब लोगों को नौकरी के माध्यम से रोटी उपलब्ध नहीं करा सकते। ये समझने की ज़रूरत है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप उसी को सिर्फ बुनते रहिएगा तो मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, मैं इस चीज़ को शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। दूसरा बताया आपने, इसी प्रांत में हम लोग यहाँ पर पैडी ग्रोइंग स्टेट है। हम लोग यहाँ पर और ख़ास के औरंगाबाद जिला, रोहतास जिला, भभुआ जिला, उत्तर बिहार में 2 जिले, ये जो है मोटा मोटी पैडी है। बाकी कहीं मेज़ भी है, मतलब जहाँ मक्का है, लेकिन कहीं पटुआ भी है, लेकिन हम लोग पैडी है।
हम लोगों ने 900 रुपये क्विंटल धान यहाँ पर बिकते हुए देखा है, आज 2100 रुपये बिक रहा है। नहीं, नाटी मंसूरिया धान, सब धान का अलग अलग है, सोनम का अलग रेट है, सबका अलग रेट है। तो ये एमएसपी के आधार पर आप सोचिएगा कि सब कुछ मिल जाए तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि जितना भी जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी पूरे दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, अमेरिका छोड़ के, वो पूरी अर्थव्यवस्था जो है सो कहीं ना कहीं किसानों के शोषण पर आधारित होती है। किसान कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। अब मान लीजिए कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, बिहार में भी हम लोग दे रहे हैं। एवरेज एक पंचायत का 7,000 से 8,000 वोटर होते हैं और आबादी लगभग 17-18 हज़ार होती है। एवरेज एक पंचायत में 10,000 लोगों को हम लोग वो अनाज दे रहे हैं। तो अनाज किसका दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? फिर भी लोग हल्ला कर रहे हैं कि हंगर इंडेक्स में इंडिया पीछे है। वो तो एक रिपोर्ट पूरी एक रिपोर्ट है। तो जो रिपोर्ट बनाने वाली जो एजेंसियां हैं ना, उन एजेंसियों के बारे में मेरी राय है कि उन लोग क्या करता है हमेशा कि दे ऑलवेज कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस। वो हमेशा सेव को संतरे से तौलते हैं, उनको तौलने की विधा नहीं मालूम है। छोटा देश और बड़ा देश, हाथी देश और चूहा देश, इंग्लैंड की और जर्मनी की जो आबादी होगी उतने तो हमारे बिहार में साधु संत और भिखारी रहते हैं जो कुछ काम नहीं करते और समाज उनकी रक्षा करता है, समाज उनकी रक्षा करता है और समाज उनका भरण पोषण करता है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है, खैर इस रिपोर्ट का मैं बेसिस पर आक्रमण कर रहा हूँ, लेकिन हंगर इंडेक्स में मुझे अभी तक याद नहीं है। उड़ीसा में हुआ था, वो भी 14 के पहले, 14 के बाद एक घटना शायद हुई थी। झारखंड में एक केस हुआ था, संतोषी नाम की बच्ची मरी थी। अभी तक भूख से मरने वाला व्यक्ति हमको नहीं मिला। यहाँ तक कि जिस भी देश में सोशल वेलफेयर में ज़्यादा खर्चा होता है वहाँ का मजदूरी बढ़ जाता है। अमेरिका में भी मजदूरी इसलिए महंगा है क्योंकि वहाँ पर सोशल वेलफेयर में बहुत खर्चा होता है। अपने यहाँ भी सोशल वेलफेयर में जब से ज़्यादा खर्चा होने लगा, दवाई मुफ्त, अनाज मुफ्त, तो अब मजदूर जवाब देने लगे कि भाई साहब इतना मजदूरी लेंगे, करावे लावा तो करावा, ना तो हम भूखे नहीं क्यों मरे। मतलब आपको मेरे से काम कराना तो इतनी मजदूरी देनी होगी, वरना मैं भूखे नहीं मर रहा हूँ। तो ये स्लोगन कुछ लोगों को खराब लग सकता है। जब मैं होटल का मैनेजर बन के बैठता हूँ तो मुझे खराब लगता है, लेकिन मैं जब सोशल एक्टिविस्ट बन के सड़क पर आता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मेरे देश में ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन आपने जिस रिपोर्ट की बात कही, आप कहें कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन इन्हीं रिपोर्ट्स पे जब कांग्रेस की सरकार थी और जब यही रिपोर्ट्स बताती थी कि हंगर इंडेक्स में इंडिया पीछे जा रहा है या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया पीछे जा रहा है, तो बीजेपी तो उसको लेकर संसद में हल्ला करती थी। उसीलिए तो किया ना 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति। और तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है ना कि 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, मतलब 80 करोड़ लोग आज भी सरकारी स्कीम के ऊपर निर्भर करते हैं। यस, यू आर राइट। सरकारी स्कीम के तो अगर हम लोग 130-140 करोड़ की आबादी हैं और 80 करोड़ लोग आज भी सरकारी स्कीम के ऊपर निर्भर करते हैं, तो ये किस तरह के जीडीपी और इकोनॉमी और बूम की हम लोग बात कर रहे हैं? देखिए, जीडीपी का आकलन कैसे होता है, मुझको लगता है कि आपकी समझ होगी इसमें। और बहुत मैं फिर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी को मैं इससे दोषी ठहराऊंगा। अब मान लीजिए कि कहीं कॉलरा हो गया, वहाँ पर अपने दवाई छिड़काई किया, वहाँ पर अपने एम्बुलेंस दिया, वो भी जीडीपी में जुट जाता है, वो भी विकास दर में जुटेगा और फाइनली जीडीपी में जाएगा। फिर जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, अब जो आप कहते हैं कि जर्मनी को और इंग्लैंड को हम लोग पीछे छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो सब देश लगभग सैचुरेट हो गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ हो नहीं पा रहा है, इसलिए वो जीडीपी में पीछे उतर रहा है। अब हमारा इकोनॉमी मान लीजिए $3 ट्रिलियन के आसपास अभी हमारा इकोनॉमी है, इसको 5 ट्रिलियन हम लोग ले जाने का कल्पना करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। चाइना जो है तो पिछले 90 के बाद इतना ऊंचा हुआ है कि हमसे 6 गुना बड़ा है, 18 ट्रिलियन। वो क्यों है? ऐसा नहीं कि उसका, वो इसलिए है कि उसका एरिया, जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। तो हम लोग जो अनाज बांट रहे हैं ना, उसको जीडीपी में माइनस मत जोड़िए,
आपके नहीं। दृष्टि में ठीक है माइनस है, लेकिन वो- वो हमारे जीडीपी में ऐड हो रहा है। वो माइनस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग जो कह रहे हैं कि गरीबी खत्म हो रही है, कम हो रही है, लेकिन 80 करोड़ लोग आज भी तो निर्भर कर यस, रहे हैं। द थिंग्स आर नीडेड टू बी स्क्रूटनाइज्ड। 80 करोड़ का जो अनाज हम लोग के यहाँ भी मिल रहा है, मुझे मालूम है। मैं उस स्तर पर कई बार, हम लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा लोग इसलिए नहीं कंप्लेन कर पाते हैं कि भाई सरकार से मिल रहा है। सरकार में और पब्लिक में लोग भेद मानते हैं, इसलिए लोग कोई कंप्लेन नहीं करता है। जो एलिजिबल पर्सन है, मान लीजिए कहीं प्राइवेट में जॉब ही कर रहा है, या वो पान ठेले का दुकान ही चला रहा है, लेकिन उसके पान ठेले का रोज का जो सेल है 3000 5000 है, लेकिन उसका नाम है। अब उसके खिलाफ कौन आरोप करे कि भाई इसको मत दो? कोई गांव में खेती कर रहा है सब्जी का, आपको दिख रहा है कि भाई इसका ज़मीन तो 10 कट्ठा ही है, लेकिन वो सब्जी का खेत है, वो लाखों रुपये साल में कमा रहा है, लेकिन कोई इसको कौन स्क्रूटनाइज करेगा? तो ये इन सब चीज़ों का जो है भारत में भी ढेर सारा प्रशासनिक और न्यायिक सुधार की आवश्यकता है। ये सब भी ढेर सारे फैक्टर्स हैं, एकदम पिन पॉइंट ये नहीं है। ये ढेर सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप बिना क्रॉस चेक किए हुए एनालाइज नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं एक तंत्र में स्क्रूटनी की आवश्यकता भी बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर एक चीज़ नीचे आके देख नहीं सकता। स्टेट गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, फिर पंचायत है। तो जो सूची बनाता है वो कौन बनाता है? पंचायत लेवल का। पंचायत लेवल में जो मुखिया पंचायत सेवक है, पंचायत समिति, उसको रोज उस व्यक्ति से काम है, वो कैसे किसी का नाम काटे? यहाँ पे वोट की भी बात आ जाती है। वोट की भी बात आती है। तो पूरे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इसमें अमर्त्य श्रेण है। हम क्या हर एक बात से इत्तेफाक हम नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन लिख दिया था, करप्शन इज इम्पोर्टेंट एनालिस्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने एक लाइन लिखा था, उनको अपने नोबेल पुरस्कार से दिया। उनके सारे बात से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये बात जो उन्होंने कहा ये सोचने पर विवश करता है। और हम लोग उनको एनालाइज नहीं करते, हम लोग उनको अप्रिसिएट भी नहीं करते। ज़्यादा कांग्रेसी लोग और वामपंथी लोग करते हैं उनको अप्रिसिएट, अमर्त्य सेन को। लेकिन उन्होंने ये बात कहा था, और यह बात मैं समर्थन करूं ना करूं, लेकिन ये बात विचारणीय तो आवश्यक है। अवश्य समाज में इस पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो स्क्रूटनी की बात है, विकास की बात है, वो लगातार इस लोकसभा चुनाव में लोगों के मन में जो भी बात है वो खुलकर अपनी बात को कह रहे हैं। और आप लोगों को अपने मन की बात क्या कहनी है वो आप हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही आप इस तरह की जो भी बातचीत पूरे चुनाव के दौरान देखना चाहते हैं तो उसके लिए डेमोक्रेटिक चरखा और पीवे बिहार न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।